Good morning, class 11th. I am Aishi Kaur from Galaxian International School, and today we're gonna learn about characteristics of chemical equilibrium. सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं. ठीक है, एक रिकैप लेते हैं. तो उसमें क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के. अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जब आपका कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो आपका डायनामिक नेचर होता है. वो चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर ली है. ओके, इसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है आपका कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम एंड रिमेन अनचेंज देयरफॉर. कि जब आपका इक्विलिब्रियम हो रहा होता है तो क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि प्रेशर हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ क्या हो जाती है, टेम्परेचर, ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं. और उसके बाद ये अनचेंज रहते हैं. ठीक है, कांस्टेंट ग्राफ आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है आपका. द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड ओनली इफ द सिस्टम इज क्लोज्ड. हम लोग को ये बताया गया था कि जब इक्विलिब्रियम अगर हमें सेट करना है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो सिस्टम होना चाहिए वो आपका क्लोज होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिस्टम आपका ओपन है. ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपका सिस्टम ओपन है तो क्या होगा, आपके डिफरेंट फैक्टर्स जो होंगे, जो आउटर इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे, ऑल्ट्रेशन क्रिएट करेंगे. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम आइदर डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे कि ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में. देखो यहाँ से भी इक्विलिब्रियम आ रहा है, इधर से भी इक्विलिब्रियम आ रहा है. और जो स्टेज है, ठीक है, जो बीच में आपका ग्राफ पड़ रहा है, ठीक है, एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन. तो दोनों तरफ से ही हमको क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम फेस देखने को मिल जाता है. दूसरी बात क्या है, लाइक द फिफ्थ पॉइंट, द कैटलिस्ट डू नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट. इवन अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है, आपने देख लिया कि जो एक स्टेट है आपकी इक्विलिब्रियम की वो क्या हो चुकी है, मतलब कि हैपनिंग हो रही है, अभी इक्विलिब्रियम आ चुका है, कांस्टेंट हो चुकी है चीज़. इसके बाद इवन अगर आप कैटलिस्ट डाल देंगे, उसमें कैटलिस्ट ऐड ऑन करेंगे, तो भी क्या होगा आपका, मतलब इक्विलिब्रियम में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इसके बाद. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही रहेगा, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी. ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ दूसरी की, लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, तो ये जो आपका इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपका एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताते हैं किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस में. ठीक है, कि अगर कोई भी रिएक्टिंग सब्सटेंस है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो A है या B है, ठीक है, इसके बाद उस कंसंट्रेशन के हिसाब से आपका क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एट अ गिवन टाइम. ठीक है, तो अगर मैं इसको समझाने करूँ तो देखो इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पर आप फेस करना, इस चीज़ को कैसे लिखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है कि मान लीजिए आपका एक रिएक्टेंट है A+B. ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैंने एरो बनाया, ऊपर F लिखा है, एंड ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मैंने B लिखा है यहाँ पर. ठीक है, तो आपका A और B क्या है, कोई भी रिएक्टेंट है, उसके बाद उनका प्रोडक्ट क्या बनता है, C+D उनका प्रोडक्ट बन के आता है. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट के, मतलब प्रोडक्ट मतलब A/B और किसके, उसके मोलर. ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन का जब प्रोडक्ट करेंगे हम रिएक्टेंट का A और B, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. ठीक है, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा. अब अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सिमिलरली होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मोलर कंसंट्रेशन किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, जो मतलब कि आपका C और D था, प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन का इनटू अगर जब हम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आएगा. ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जितना ज़्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा. ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर इसे लिखना चाहूँ तो क्या करूँगी. ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड को मैंने F लिख दिया. ठीक है, इसका जब मैं मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का साइन रिमूव करूँगी तो क्या आएगा, K कॉफिशिएंट के रूप में आ जाएगा. ठीक है, KF. ठीक है, मतलब कि कॉफिशिएंट फॉरवर्ड वाले का. ठीक है, ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B. अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ B. ठीक है, इसमें है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D. दिस इज D. ओके, तो इस चीज़ को, ठीक है, ये आपका जो लॉ था, ठीक है, इस तरीके से कि आपको समझ में आए कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकलती हैं. ठीक है, तो अगर अब मैं बात करूं तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, देखो दोनों में अगर यहाँ देखूं तो AB इज इक्वल्स टू, मतलब कि
क्या हो रहा था, CD हो रहा था। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ ROF इज इक्वल टू ROB, ठीक है, दोनों रिएक्शन से। देन अब मैंने क्या किया, ठीक है, तो ROF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह ये जो आपने इक्वेशन में वो यहाँ पुट करा, और इसके बाद ठीक है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के कोफिशिएंट B एंड C इंटू डी करा। इसके बाद अगर मैं इसको इधर लेके आती हूँ तो जो अब मैथमेटिक्स सिंपली मैथमेटिक्स में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, तो अपॉन में लेके आया, इसके बाद ये भी अपॉन में जाएगा। इसका मतलब अगर मैं देखूँ कि KF अपॉन KB एक्चुअली क्या है, कि ऊपर वाला क्या है हमारा प्रोडक्ट था, ठीक है, एंड नीचे वाला क्या है हमारा रिएक्टेंट है। ये देख लो यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट है, एंड ये क्या है, रिएक्टेंट है। और इसका मतलब कि, और अगर मैं ये देखूँ कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या हो रहा है, KF अपॉन KB, ठीक है, और KB को मैं क्या बोल सकती हूँ, कांस्टेंट बोल सकती हूँ नॉर्मली K। तो और अगर मैंने यहाँ पर कांस्टेंट रखा K और मैं KB की एक्चुअली वैल्यू रखूँ तो क्या ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। तो इस चीज़ से क्या पता लगता है कि हमने यहाँ पर क्या निकाला है, इस लॉ में ये लॉ डिफाइन करता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा। और ये आपका क्या होता है, के को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, इसको, ठीक है, तो जितने भी आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किस में पार्ट रहेंगे आपका किसी भी रिएक्शन में पार्ट रहेंगे, इसको बोलेंगे हम स्टीरियोटाइमेट्रिक्स कोफिशिएंट। और जो ये कंबाइंड, अगर मैं कंबाइन कर लूँ फॉरवर्ड रिएक्शन के कोफिशिएंट को और बैकवर्ड रिएक्शन के कोफिशिएंट को, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट बोलूँगी। ओके, तो ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन हमने यहाँ पर कवर किया है। अब अगर मैं आपका दूसरी जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है कि कौन कौन से, अब जो हमारा दूसरा लॉ है जिसे हम क्या बोलते हैं, ली चैटलायर प्रिंसिपल भी बोलते हैं, इसमें एक बात कही गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें ये बात की बोला गया कि अगर आपने एक क्लोज सिस्टम में क्या किया, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के केमिकल प्रोसेस चल रहा है और उसके बीच में एक स्टेट आ जाती है, आपकी एक स्टेज आ जाती है जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि या फिर प्रोडक्ट में इंक्रीज मतलब या फिर इंक्रीज़ किया प्रोडक्ट को या फिर डिक्रीज़ किया, ठीक है। मतलब अगर मैं H2O मतलब H+O2 लिखती हूँ, मैंने अब क्या करा, H की कंसंट्रेशन बढ़ा दी या फिर O की कंसंट्रेशन कम कर दी, कुछ इस तरीके से करा। या फिर मैं ये बात बोलूँ कि मैंने टेम्परेचर में कोई ऑल्ट्रेशन क्रिएट करी, तो अगर जैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपके टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर मैं इन चीज़ों पर क्या करती हूँ, उस सिस्टम के अंदर चेंज लेके आ जाती हूँ कोई किसी भी काइंड का, तो क्या होगा, जो आपका इक्विलिब्रियम हो जाता है वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। शिफ्ट किस लिए होता है, ताकि वो जो अपने चेंजेस लेके आए हैं उसको मिनिमल कर सके, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल आपका ये बताता है कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और इसके बाद आप उसमें किसी भी तरीके के ऑल्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा उस डायरेक्शन में, जहाँ किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जल्दी से क्या कर सके, जो आपने इफेक्ट क्रिएट करे हैं उसको मिनिमाइज कर सके। ओके, तो इसमें कुछ इफ़ेक्ट हैं जो कि आपका चेंज जब होता है वो पता लग जाता है। जैसे क्या है, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ वन और ऑल द रिएक्टेंट स्पीसीज इज इंक्रीज, अगर हमने क्या किया, रिएक्टेंट A+B था, तो अगर मैंने उसकी इंक्रीज कर दी तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स द डायरेक्शन, ठीक है, आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, एंड मोर ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म, और प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप रिएक्टेंट को इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। और इफ द कंसंट्रेशन of one of the product species is increased, the equilibrium shift in the backward direction for more reactant। अब अगर मैं क्या कहूँ कि अगर मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ा दी प्रोडक्ट की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा इक्विलिब्रियम वो क्या होगा, शिफ्ट करना पड़ेगा किस तरफ, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बढ़ा है तो उसका मतलब रिएक्टेंट को भी बढ़ना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट बढ़ के आएगा। तो ये सिंपल सा है, तो वो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका इंक्रीज हो जाएगा।
ओके इसके बाद ये आपके जर्नल मतलब कंक्लूड किया गया है कि अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो क्या होगा ठीक है, इंक्रीज जब कंसंट्रेशन होती है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट आता है। अगर आपका कंसंट्रेशन मतलब अगर रिएक्टेंट में आपका इंक्रीज होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब अगर आपका प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है, और अगर आपका डिक्रीज होगा टेम्परेचर तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपकी होंगी, ठीक है। अब अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो अगर इंक्रीज इन प्रेशर होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर को होगा, लेसन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। अगर डिक्रीज होगा प्रेशर तो आपके लार्ज नंबर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो आपके फैक्टर्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके अफेक्ट करते हैं। अगर वॉल्यूम में चेंज होती है, यहाँ पर क्या लिखा है, तो मतलब वॉल्यूम चेंज होती है, वी नो द इंक्रीज इन द प्रेशर मीन डिक्रीज इन द वॉल्यूम। जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है उतना ज़्यादा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। सो द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम विल बी एग्जैक्टली रिवर्स टू दैट प्रोसेस। तो क्या होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका वॉल्यूम कम हो जाएगी। दस डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ लेसन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूलर विल इंक्रीज द वॉल्यूम शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर नंबर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूलर। तो जो शिफ्ट आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, शिफ्ट किस तरफ को आएगा, लेसन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की तरफ पे आएगा। और इंक्रीज वॉल्यूम कहाँ पर शिफ्ट होगी, आपका डायरेक्शन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल की तरफ। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था हम लोगों ने पीछे कि कैटलिस्ट कोई भी रोल प्ले नहीं करते। अगर आप इक्विलिब्रियम के बाद आप कैटलिस्ट को ऐड भी करोगे तो भी क्या होगा, किसी भी तरीके का आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। जो 6th पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, बिकॉज वो इनर्ट गैस है इसलिए क्या होगा, कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।